गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन नगरपालिका अधिनियम को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में धारा 2 को पिछली क्लास से आगे रन करेंगे। देखिए, अपन धारा 2 में उपधारा 24 तक अध्ययन कर चुके हैं। अभी अपन धारा 2 उपधारा 25 की बात करेंगे। तो यहाँ इस उपधारा में आपको सबसे पहले ये देखना है, देखो ये सवाल ध्यान में रखना है। साइड में आप इस नोट के साइड में आप नोट करते जाइए, कार्यपालक समिति का प्रावधान है उपधारा 25 में। कार्यपालक समिति का प्रावधान कहाँ है? उपधारा 25 में। एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किस धारा में करने का प्रावधान है? देखो, यहाँ दो बातें ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक नगरपालिका निकाय के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। इसका उल्लेख है धारा 2 उपधारा 25 में। लेकिन इस कार्यपालक समिति का गठन जो है वो किस धारा के तहत किया गया है? धारा 55 के तहत। देखो, एक बार फिर देखिए, प्रत्येक नगरपालिका के लिए एक कार्यपालक समिति का गठन किया जाएगा। ये प्रावधान धारा 2 उपधारा 25 में है। लेकिन प्रत्येक नगरपालिका के लिए एक कार्यपालक समिति होगी और जिसका गठन जो है, गठन और संरचना का उल्लेख है वो धारा 55 में दिया हुआ है। ये दो सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसमें देखिए, एक बार रीड आउट करते हैं। इस अधिनियम के तहत कार्यपालक समिति का अर्थ उस समिति से लिया जाएगा जिसका गठन धारा 55 में किया जाएगा। तो कार्यपालक समिति कौन सी समिति होगी? जिसका गठन धारा 55 में किया जाएगा। पहला सवाल है, प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति होगी। ये प्रावधान जिस धारा में किया गया है, ये यहाँ गलत मेंशन है। ये 55 धारा 55 गलत लिखी हुई है। यहाँ आप पढ़ेंगे धारा 2 उपधारा 25। ये थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे तो यहाँ इसमें धारा 2 उपधारा 25 पढ़ेंगे। इसको काट के ठीक कर लें, ये गलती से लिखा गया है धारा 55। तो देखो, दो सवाल है। प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति होगी। ये प्रावधान जिस धारा में किया गया है, धारा 2 उपधारा 25 में। तथा कार्यपालक समिति का गठन और संरचना का प्रावधान जिस धारा में किया गया है वह है धारा 55। तो यहाँ आपको ये करेक्शन करना है। आप इस नोट में करेक्शन कर लीजिए पेन से। धारा 55 की जगह यहाँ क्या करेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। ये बात गलत लिखी गई है, इसकी जगह धारा 2 उपधारा 25 करेंगे। फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि प्रत्येक नगरपालिका के लिए कार्यपालक समिति होगी जिसका प्रावधान किया गया धारा 2 उपधारा 25 में, और इस कार्यपालक समिति का गठन जो है वो धारा 55 के तहत किया जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, कार्यपालक समिति की आशय उस समिति से लिया जाएगा जिसका गठन धारा 55 के तहत किया जाएगा। ये प्रावधान किस धारा में है? ये प्रावधान धारा 2 उपधारा 25 में है। तो ये वाला सवाल, पहले वाला और तीसरे वाला सवाल एक जैसा सही है। तो इन दोनों में आप खास अंतर जो देखेंगे, समिति होगी ये बात उपधारा 25 में है, और समिति का गठन कैसे होगा, उसकी संरचना क्या होगी, ये धारा 55 में है। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो बात अपन करेंगे वो है धारा 2 उपधारा 26 में। तो देखो, फाइनेंशियल कमीशन, वित्त आयोग का प्रावधान देखिए। इसमें वित्त आयोग के बारे में इस नगरपालिका अधिनियम में चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ खास बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस अधिनियम में अलग से किसी प्रकार के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान नहीं है। या नगरपालिका अधिनियम के अंदर जहां कहीं भी वित्त आयोग शब्द लिखा हुआ होगा उसका अर्थ वही लिया जाएगा जिस वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 जय में। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन जो है, अब देखो अखिल भारतीय स्तर पर वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में है। लेकिन राज्यों के अधीन काम करने वाली जो स्थानीय निकाय है, नगरपालिका या पंचायत समिति लेवल के ऊपर, उनके लिए इस संस्था का गठन जो है वो किस में किया जाएगा? 243 जय में। ठीक है। ये चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, इसके नीचे नोट भी दिया हुआ है, इस अधिनियम में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस एक्ट के अंदर अलग से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे अधिनियम में जहां कहीं भी इस शब्द का यूज किया गया है उससे तात्पर्य उसी वित्त आयोग से होगा जिसका गठन संविधान के आर्टिकल 243 जय के अधीन किया जाता है।
इस अधिनियम के लिए भी वित्त आयोग का अर्थ उस वित्त आयोग से लिया जाएगा जिसका गठन अनुच्छेद 243 जय के अधीन किया जाता है। नीचे नोट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों को निर्धारित करता है। देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच फाइनेंशियल रिलेशनशिप क्या रहेगी, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्त आयोग गठित किया जाता है उसका प्रावधान है 280 में। जबकि अनुच्छेद 243 जय के तहत अपन जिस वित्त आयोग की बात करते हैं वो वित्त आयोग कैसा है, राज्य वित्त आयोग है। तो इन दोनों में देखो खाली वित्त आयोग शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है आर्टिकल 280 की बात कर रहा है, और यदि हम राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं इसका मतलब आर्टिकल 243 जय के लिए। ये स्थानीय निकायों के लिए काम करता है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लिए काम करेगा। तो 243 जय के अधीन जो वित्त आयोग गठित किया गया है उसको क्या कार्य सौंपा गया है, तो इसके आगे देखो दिया हुआ है, जो राज्य सरकार एवं पंचायती राज तथा नगरीय संस्थाओं के मध्य वित्तीय संबंधों के लिए मार्गदर्शन देता है। कौन? राज्य वित्त आयोग, जिसका गठन कहाँ किया गया है, आर्टिकल 243 जय में। संविधान में द्विस्तरीय वित्त आयोग का प्रावधान है। ये देखिए, द्विस्तरीय वित्त आयोग के प्रावधान का मतलब है एक वो वित्त आयोग जिसका केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त संबंधों को डिसाइड करने के लिए 280 में गठित किया जाता है। दूसरा, स्थानीय निकायों और राज्यों के मध्य वित्त संबंधों को डिसाइड करने के लिए आर्टिकल 243 जय के अधीन गठित किया जाता है। जिला एवं निम्न स्तरीय संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग की भूमिका कौन निभाता है? वही वित्त आयोग निभाता है जो आर्टिकल 243 जय के अधीन गठित किया जाता है। तो यहाँ देखो आपको ध्यान में रखना है, 280 में केंद्र और राज्यों के मध्य के वित्तीय संबंधों को डिसाइड करने के लिए राज्य वित्त आयोग है। 243 जय में स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों को डिसाइड करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये देखिए, ये राज्य शब्द जो है वो 243 वाले के साथ लगेगा। ये 280 के तहत जो वित्त आयोग गठित किया जाता है उसको सीधा वित्त आयोग लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग में फर्क है। वित्त आयोग का गठन 280 में है, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 में है। यहाँ अपन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में जो वित्त आयोग है उसका अर्थ अपन किससे लेंगे? राज्य वित्त आयोग से लेंगे। अब नीचे सवाल देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत वित्त आयोग से अर्थ लिया जाता है। तो देखो, पहला अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग नहीं, अनुच्छेद 243 जय के तहत गठित राज्य वित्त आयोग, ये इसका उत्तर हो गया। जिला वित्त आयोग, जिला स्तर पर कोई वित्त आयोग गठित नहीं किया जाता है, और ए व बी इन दोनों का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। इस प्रकार नगरपालिका अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का जो संबंध है वो किससे है? अनुच्छेद 243 जय के तहत गठित राज्य वित्त आयोग से इसका अर्थ लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए एक बार फिर, वित्त आयोग का प्रावधान धारा 2 उपधारा 26 में है, लेकिन इस नगरपालिका अधिनियम के तहत कोई वित्त आयोग गठित नहीं किया जाता है। इस अधिनियम में वित्त आयोग का अर्थ उस वित्त आयोग से लिया जाएगा जिसका 243 जय के तहत राज्य वित्त आयोग के नाम से संविधान के तहत गठित किया जाएगा। दूसरा, इसमें यहाँ मैंने आपको बताया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में द्विस्तरीय वित्त आयोग होते हैं। कौन सा? एक 280 के तहत और दूसरा 243 के तहत गठित किया जाता है। फिर देखिए आप इसमें अगला सवाल, धारा 2 उपधारा 27, इसमें वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे। नगरपालिका अधिनियम की किस धारा में वित्तीय स्टेटमेंट का या वित्तीय विवरण का उल्लेख है? धारा 2 उपधारा 27 में। यहाँ भी आपको देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा आप साइड में जो हिंट दे रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। देखो, वित्तीय विवरण से तात्पर्य उस विवरण से लिया जाता है जिसे इस अधिनियम की धारा 92 के तहत तैयार किया जाता है। तो देखो, वित्तीय विवरण होगा, ये प्रावधान धारा 2 उपधारा 27 में है, लेकिन धारा 2 उपधारा 27 में जिस वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है उसे तैयार किस धारा के तहत किया जाएगा? धारा 92 के तहत। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किस धारा के तहत वित्तीय विवरण को तैयार किया जाता है? धारा 92 के तहत, सीधा सवाल है ये। धारा 92 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, ये देखिए 92 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण मुख्य नगरपालिक अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर तैयार करवाएगा। ये देखो अगला सवाल ये है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वार्षिक वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करवाने की जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिक अधिकारी की है।
ठीक है। फिर देखो किसी भी नगरपालिका संस्था के लिए वित्तीय विवरण जो है वो कब तक तैयार किया जाएगा? तो देखो वित्तीय वर्ष की समाप्ति होती है 31 मार्च को। कब होती है? 31 मार्च को। देखो अपना यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर समाप्ति 31 मार्च को होती है। तो इसका मतलब ये है कि 30 जून तक मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है 3 माह के भीतर का मतलब है 30 जून तक उस वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। कब तक? 30 जून तक, या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह के भीतर? 3 माह के भीतर। इस वित्तीय विवरण में एक तुलन पत्र। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसमें वित्तीय विवरण में एक बैलेंस शीट तैयार की जाती है जिसमें तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित नगरपालिकाओं के लेखाओं के संबंध में, यहाँ देखिए इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या होती है? एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में जो उल्लेख होता है वो किसका होता है? पिछले वित्तीय वर्ष का होता है। जैसे अभी इस वर्ष जैसे अपन मार्च से जून के 31 मार्च से 30 जून के बीच में जो बैलेंस शीट या वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है वो जस्ट पहले वाले साल का विवरण होता है। तो यहाँ बैलेंस शीट जो है वो किस वित्तीय वर्ष की होती है? तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष की होती है। ठीक है, तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित नगरपालिका के लेखाओं के संबंध में। अब देखो इसमें बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। बैलेंस शीट में आय और व्यय का विवरण होता है, प्राप्तियों और संदाय का मतलब भुगतानों का, और आस्तियों और दायित्वों का। आस्तियों और दायित्वों का मतलब होगी संपदाएं क्या क्या है और जिम्मेदारियां क्या क्या है। तो ये तीनों चीजें आय और व्यय का उल्लेख बैलेंस शीट में होता है, प्राप्तियों और संदायों का उल्लेख बैलेंस शीट में होता है, आस्तियों और दायित्वों का उल्लेख बैलेंस शीट में होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो इसी चीज को नीचे नोट में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होती है, अर्थात मुख्य नगरपालिका अधिकारी को वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र। देखो वित्तीय विवरण में बैलेंस शीट ही होती है, बैलेंस शीट को हिंदी में तुलन पत्र कहते हैं। वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र 30 जून तक तैयार करवाना होता है, और ये तैयार करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की होती है। ठीक है, फिर देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों का प्रावधान किस में? धारा 92 में है। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली बैलेंस शीट ही होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों का प्रावधान किस में? धारा 92 में है। वित्तीय विवरण में तुलन पत्र ही होते हैं। देखो फाइनेंशियल शीट में खाली क्या होता है? बैलेंस शीट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खाली क्या होती है? बैलेंस शीट या तुलन पत्र होता है, जिसमें क्या क्या होता है? आय व्यय, प्राप्तियां और संदाय, आस्तियां और दायित्व इसमें शामिल होते हैं। ये उल्लेख जिस वर्ष इन्हें तैयार किया जाता है, जब इनको तैयार करेंगे उससे जस्ट पहले वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित होते हैं। ये वही बातें हैं जो पीछे इस सेक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो यहाँ देखो सवाल बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो धारा 92 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों का उल्लेख है, ठीक है, लेकिन वित्तीय विवरण जो है उसमें खाली क्या होता है? बैलेंस शीट होती है। ठीक है, आगे देखिए धारा 92 के तहत मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा तैयार करवाया जाने वाला वित्तीय विवरण के संबंध में सत्य कथन है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी जो तैयार करवाएगा उसमें क्या सही है क्या गलत है ये देखना है। पहला है वित्तीय विवरण व तुलन पत्र वार्षिक तैयार किए जाते हैं, ये सही है, एनुअल तैयार होते हैं। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों ही 1 साल के लिए तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर तैयार करवाए जाते हैं, ये भी सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को 30 जून तक तैयार करना होता है। फिर देखिए वित्तीय विवरण व तुलन पत्र तैयार करवाने का दायित्व किसका है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी का है। ठीक है, फिर देखो वित्तीय विवरण का निर्माण किससे होता है? तुलन पत्रों से होता है। तो जितनी भी बैलेंस शीट है उनको मिलाकर हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुलन पत्रों का कलेक्शन होता है जिनको एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, और ये जिस वर्ष तैयार किए जाते हैं उससे पहले वाले वर्ष के होते हैं। इनको तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी की होती है, और जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्हें तैयार किया जाता है उस फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के पश्चात 3 माह में, मतलब 31 मार्च से 30 जून के बीच में इनको तैयार करना होता है। फिर देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र में
पूर्ववर्ती वर्ष की जिन मदों का उल्लेख होता है। तो देखो वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा प्राप्तियां और संदाय, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। आस्तियां एवं दायित्व, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये 3 प्रकार के मद जो हैं वो किस में होते हैं, बैलेंस शीट में होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, उपयुक्त सभी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 2 उपधारा 28 में किसका है, अग्निशमक दल या फायर ब्रिगेड का उल्लेख किया गया है। इसमें अग्निशमक दल या फायर ब्रिगेड का उल्लेख किया गया है। तो अग्निशमक या फायर ब्रिगेड के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 2 उपधारा 28 में है। क्या तात्पर्य है इससे, देखो यहाँ फायर ब्रिगेड दल का मतलब एक फोर्स से लिया जाता है। तो देखो अग्निशमक दल से तात्पर्य नगरपालिका द्वारा धारा 256 के तहत स्थापित एवं संधारित दल से लिया जाता है। दल का मतलब फोर्स, स्थापित का मतलब गठित, और संधारित का मतलब मेंटेन किया जाने वाला। तो पहली बात तो अग्निशमक दल का प्रावधान धारा 2 की उपधारा 28 में है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि अग्निशमक दल का गठन का जो प्रावधान है वो किस में, धारा 256 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्निशमक दल के गठन का गठन किस धारा में किया जाता है, 256 में। रटना है, अग्निशमक दल किस में है, धारा 256 में गठित किया जाता है। यहाँ सवाल देखिए क्या है, अग्निशमक दल को संधारित एवं स्थापित करने का कार्य है किसका है, नगर पालिका का है। ये देखिए ये यहाँ तात्पर्य नगरपालिका द्वारा, नगरपालिका द्वारा। अब नगरपालिका में क्या है, नगरपालिका में तीनों है, नगरपालिक बोर्ड है, नगर परिषद है और नगर निगम है। ये तीनों है। तो सीधी सी बात है, नगरपालिका, यहाँ नगरपालिका का अर्थ किससे है, नगरपालिका बोर्ड, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों नगरपालिका में। नगरपालिका का तात्पर्य पूरे अध्याय में इन तीनों संस्थाओं से है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अग्निशमक दल को संधारित और स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है, नगरपालिका की। इसका मतलब नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम अपने अपने क्षेत्र में अग्निशमक दल की स्थापना करेंगे। फिर धारा 256 में देखो क्या दिया गया है, अग्निशमक दल की स्थापना एवं रख रखाव। ये देखिए यहाँ अग्निशमक दल क्या है, तो अग्निशमक दल से तात्पर्य उस दल से है जिसे नगरपालिका धारा 256 के तहत गठित करती है। फिर नगरपालिक दल की स्थापना और रख रखाव के बारे में, स्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस जो है फायर ब्रिगेड का क्या है। तो इस संबंध में धारा 256 में क्या लिखा हुआ है, देखो नगरपालिका अग्निशमक दल की स्थापना और रख रखाव कर सकेगी। यहाँ ये देखिए कर सकेगी, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक नगरपालिका के पास नगरपालिका द्वारा अग्निशमक दल की स्थापना की जाए ये जरूरी नहीं है। सकेगी का मतलब है कि अगर उसके संसाधन, उसकी कैपेसिटी अगर उसे परमिशन देती है तो प्रत्येक नगरपालिका ऐसा कर सकेगी। लेकिन इस प्रकार हर नगरपालिका में अग्निशमक दल की स्थापना हुई आवश्यक नहीं है। तो देखो नगरपालिका अग्निशमक दल की स्थापना और रख रखाव, और यदि करती है तो स्थापना और रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है, नगरपालिका की ही है। और ऐसे औजारों, मशीनों अथवा आसूचना देने वाले संसाधनों, कम्युनिकेटिंग इंटेलिजेंस, जो आग जैसी घटनाओं के बारे में किसी भी प्रकार की कम्युनिकेटिंग का मतलब सूचना वगैरह देने जैसी कोई साधनों का, वो जैसे वायरलेस है, इन सभी चीजों का स्थापना कर सकती है। तो देखो औजार, मशीन और आसूचना देने वाले साधन, वायरलेस वगैरह की स्थापना यहाँ भी क्या लिखा, कर सकेगी। यदि नगरपालिका ऐसे दल की स्थापना करती है तो ऐसा कर सकेगी। जो आग को रोकने एवं बुझाने के लिए आवश्यक हो। देखो अगर नगरपालिका की नजर में आग को बुझाने और रोकने के लिए आवश्यक औजार, मशीन और आसूचना देने वाले जो संसाधन है उनको रखना जरूरी है नगरपालिका की नजर में, तो नगरपालिका ऐसी व्यवस्था कर सकती है। इसके नीचे नोट देखो, इस धारा में शब्द सकेगी का अर्थ यह है कि प्रत्येक नगरपालिका अग्निशमक दल एवं औजारों की स्थापना व व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है। देखो प्रत्येक नगरपालिका के लिए इनकी करना, अग्निशमक दल की स्थापना करना आवश्यक नहीं है। अगर उचित समझे तो नगरपालिका ऐसा कर सकती है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो क्या नगरपालिका के लिए अग्निशमक दलों की स्थापना करना बाध्यकारी है, तो इसका जवाब आएगा नो। सकेगी शब्द का मतलब है कि ये नगरपालिका के संसाधनों और उसके विवेक पर निर्भर करेगा। फिर देखिए नीचे एक सवाल का सैंपल दिया गया है, नगरपालिका अधिनियम की धारा 256 नगरपालिका को जिसकी अनुमति प्रदान करती है
तो इसमें देखो अग्निशमक दल की स्थापना की, दूसरा अग्निशमक दल के रख रखाव की, आग बुझाने वाली मशीनों और औजारों को रखने की, और अग्नि के संबंध में आसूचना देने वाले साधनों की। तो देखिए इसमें सारी चीजें हैं। ये देखो अग्निशमक दल की स्थापना और उसके रख रखाव की, औजारों, मशीनों और आसूचना देने वाले साधनों की व्यवस्था कर सकेगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? ये चारों चीजें धारा 256 के तहत करने की परमिशन जो है वो किसको है? नगर पालिका को है। अग्निशमक दल की स्थापना कर सकती है, उन दलों का रख रखाव कर सकती है, आग बुझाने वाली मशीनों और औजारों को रख सकती है, अग्निशमन के संबंध में आसूचना देने वाले साधनों को रख सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 256 में अग्निशमक दल के गठन और रख रखाव के प्रावधान है, और ऐसा अग्निशमक दल होगा या स्थापित किया जाएगा फोर्स, तो ये उल्लेख जो है वो धारा 2 उपधारा 28 में है। ठीक है, तो ये प्रावधान करने की जिम्मेदारी या जो शक्ति है वो किसको है? नगर पालिका को है। ये आपको ध्यान में रखना है। नगर पालिका में नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम सभी शामिल हैं। फिर देखिए इसमें धारा 2 उपधारा 19 में क्या दिया गया है? अग्निशमक संपत्ति, फायर फाइटिंग प्रॉपर्टी, फायर फाइटिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या, फायर फाइटिंग प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है संपत्ति में? इस उपधारा में ये बताया गया है कि अग्निशमक संपत्ति में निम्न चीजें आती हैं। पहला इसमें ये आएगा, नंबर 1, इसमें दमकल केंद्रों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि और भवन। तो इसमें देखो दमकल केंद्रों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि और भवन जो है, तो जमीन जो इन केंद्रों के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इनके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भवन जो है वो अग्निशमक संपत्ति में आएगा। ठीक है, दूसरा है दमकल इंजन, आग बुझाने वाला इंजन। उपस्कर मतलब इक्विपमेंट, देखो उपस्कर के लिए इक्विपमेंट या उपकरण शब्द काम में आता है। औजार, हाइड्रेटर और अग्निशमक हेतु की जाने वाली समस्त वस्तुएं, काम में ली जाने वाली समस्त वस्तुएं। ठीक है, फिर देखो इसमें अग्निशमक हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले मोटरयान, गाड़ियां, साधन वगैरह और समस्त परिवहन साधन। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में आप देखेंगे नीचे वर्दियां और रैंक व बैज। तो कर्मचारियों की वर्दी और बैज ये सब क्या है? अग्निशमक संपत्ति में आएगा। तो अग्निशमक संपत्ति में आपको क्या क्या देखना है? अग्निशमक संपत्ति में भूमि आएगी, भवन आएंगे, दमकल इंजन आएंगे, उपस्कर आएंगे, औजार आएंगे, हाइड्रेटर मतलब पानी फेंकने का साधन आएगा, या आग बुझाने के लिए अन्य कोई वस्तु इस्तेमाल की जाती है तो वो आएगी। इस हेतु कोई काम में ले जाने वाली मोटरयान आएगी, परिवहन का साधन आएगा, बैज आएंगे, रैंक के बैज आएंगे। ये सारी चीजें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले में मैंने आपको बताया है धारा 2 उपधारा 28 में मैंने आपको बताया है अग्निशमक दल। फिर 29 में आपको बताया अग्निशमक संपत्ति, और उसके बाद में मैंने आपको ये नीचे एक सैंपल के तौर पे सवाल दिया गया है। ठीक है, ये सवाल देखिए आप। इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत निम्न में से अग्निशमक संपत्ति नहीं है। तो देखो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत निम्न में से अग्निशमक संपत्ति नहीं है। तो इस्तेमाल की जाने वाली भूमि संपत्ति है, इंजन संपत्ति है, आग बुझाने के लिए काम में ली जाने वाली वस्तुएं संपत्ति हैं। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? उपर्युक्त सभी बनेगा। तो ये भूमि, इंजन, भवन, आग बुझाने के लिए काम में ली जाने वाली वस्तुएं, ये सब क्या है? अग्निशमक संपत्ति है। फिर देखो ये फायर स्टेशन, दमकल केंद्र किसको कहोगे आप? तो देखो दमकल केंद्र से क्या तात्पर्य है? देखो 228 में मैंने आपको बताया है अग्निशमक दल के बारे में।
फिर 2:29 में अग्निशमक संपत्ति के बारे में, फिर 2:30 में मैं आपको बता रहा हूँ दमकल केंद्र के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें आपको देखना है दमकल केंद्र उस चौकी या स्थान का नाम होगा जिसे दमकल केंद्र के रूप में घोषित किया जाए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखो, दमकल केंद्रों की घोषणा करने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को है। और दमकल केंद्रों को घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार को धारा 2 उपधारा 30 में दी गई है। नेक्स्ट, दमकल केंद्र या चौकी या स्थान घोषित करने की शक्ति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में किसे दी गई है? तो इस सवाल के हिसाब से ये देखो, इसका उत्तर आपके सामने पड़ा है, राज्य सरकार को। इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे आप इसका, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये राज्य सरकार को इसकी शक्ति दी गई है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए धारा 2 उपधारा 31, इसमें परिसंकटमय अपशिष्ट की बात की गई है। परिसंकटमय अपशिष्ट या हैजार्डियस वेस्ट किसको कहेंगे? तो देखो, नगरपालिका अधिनियम में परिसंकटमय अपशिष्ट की अलग से परिभाषा नहीं दी गई है। पहली बात तो यह है कि इस अधिनियम में परिसंकटमय पदार्थ को परिभाषित नहीं किया गया है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है। इसका मतलब यह है कि ये किसी अन्य कानून में, देखो सिंपल सी बात है कि जिस शब्द को इस कानून में या नगरपालिका अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया, उसकी परिभाषा निश्चित तौर पर किसी अन्य कानून में दी गई है। तो देखो, ये परिभाषा कहाँ दी गई है? तो देखो, नगरपालिका अधिनियम के उद्देश्यों के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट से तात्पर्य किससे लिया जाएगा? परिसंकटमय अपशिष्ट का अर्थ वही लिया जाएगा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में दिया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण 1986 में जो परिभाषा परिसंकटमय पदार्थ की दी गई है, वही परिभाषा आपको किस में इस्तेमाल करनी है? नगरपालिका अधिनियम में इस्तेमाल करनी है। फिर देखो, धारा 2 उपधारा 32 में निवासी इनहेबिटेंट, निवासी या इनहेबिटेंट को परिभाषित किया गया है। तो नगरपालिका अधिनियम के अधीन निवासी से क्या तात्पर्य है? तो देखो, इस अधिनियम के तहत निवासी किसको माना गया है? इस अधिनियम में किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र का निवासी समझा जाएगा। देखो, इन सब में क्या लगा हुआ है? या लगा हुआ है। इसका मतलब इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आने वाला व्यक्ति जो है वो क्या होगा? वो व्यक्ति होगा निवासी। कैटेगरी क्या क्या है? देखिए, जो उस क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, तो मामूली तौर पर निवास करने वाला व्यक्ति निवासी माना जाएगा। या जो उस क्षेत्र में कारोबार चला रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है। या तीसरा है जो उस क्षेत्र में स्थावर या स्थायी संपत्ति का स्वामी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जमीन भवन ऐसा अगर उसके पास है तो उस क्षेत्र का क्या समझा जाएगा? निवासी समझा जाएगा। और जो उस क्षेत्र में किसी स्थावर संपत्ति का अधिभोगी है, अधिभोगी का मतलब यह है कि उसने लीज पे या किराए पे कोई जगह ले रखी है, भवन ले रखा है और उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। तो देखो, उस क्षेत्र का कौन हो गया? देखो, मामूली तौर पर निवास करने वाला, कारोबार चलाने वाला और स्थावर या स्थायी संपत्ति रखने वाला, या स्थायी संपत्ति रखने वाला स्वामी, या उस क्षेत्र में किसी संपत्ति का अधिभोगी। तो अधिभोगी, स्वामी, कारोबार चलाने वाला और मामूली तौर पर निवास करने वाला, ये 4 ऑप्शन बनते हैं जो इस अधिनियम के तहत किसी स्थानीय क्षेत्र के निवासी समझे जाएंगे। तो एक बार फिर देखेंगे, कौन है निवासी? जो मामूली तौर पर निवास करता है, जो उस क्षेत्र में कारोबार चलाता है, जो स्थायी संपत्ति का स्वामी है, या किसी स्थायी संपत्ति का अधिभोगी है। स्थायी संपत्ति में जमीन, भवन, ये लीज या किराए पर लेकर रहने वाले लोग आते हैं। फिर देखिए, सैंपल के तौर पे इसमें सवाल दिया गया है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन कौन निवासी है किसी निर्देशित क्षेत्र के लिए? तो किसी निर्देशित क्षेत्र के लिए निवासी किसको माना जाएगा? पहला देखो, जो उस क्षेत्र में स्थावर संपत्ति का स्वामी या अधिभोगी है। ये दोनों ऑप्शन एक में ले लिया, स्वामी और अधिभोगी। ऊपर वाले ये तीसरे और चौथे ऑप्शन दोनों को एक साथ ले लिया, स्वामी और अधिभोगी। जो स्थावर संपत्ति, जो स्वामी भी स्थायी संपत्ति का होना चाहिए और अधिभोगी भी स्थावर संपत्ति का होना चाहिए। अगर अचल संपत्ति का स्वामी या अधिभोगी है तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे? उसको हम निवासी नहीं मानेंगे। जो उस क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता है, ये पहला ऑप्शन आ गया। जो उस क्षेत्र में उस कारोबार
क्षेत्र में कारोबार चलाता है। तो ये तीनों, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे उस क्षेत्र में क्या माने जाएंगे? निवासी माने जाएंगे। नेक्स्ट आप इस देखिए, नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 उपधारा 33 में किसको परिभाषित किया गया है? भूमि या लैंड को परिभाषित किया गया है। तो इस अधिनियम में भूमि या लैंड से क्या तात्पर्य है? तो देखो, इस अधिनियम के तहत भूमि में केवल वही भूभाग शामिल नहीं माना जाएगा जिस पर या तो निर्माण किया गया है अथवा जो जलाच्छादित हो। ध्यान से देखना, इसमें इस अधिनियम के अधीन भूमि में केवल वही भूभाग शामिल माना जाएगा। देखो, वही भूभाग शामिल माना जाएगा जिस पर या तो निर्माण किया गया है या जो जलाच्छादित है। जिस पर निर्माण नहीं है या जो जलाच्छादित नहीं है उसे अपन क्या नहीं मानेंगे? भूमि नहीं मानेंगे। तो देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009 में भूमि से तात्पर्य कौन सी भूमि से है? जिस पर निर्माण किया गया है और जो जलाच्छादित है। तो इसका उत्तर हो गया ये ए और बी दोनों डी। कहने का मतलब ये ऑप्शन देखिए, जो खाली भूमि पड़ी है वो नगरपालिका अधिनियम में भूमि शब्द में शामिल नहीं माना जाएगा। तो नगरपालिका अधिनियम के उद्देश्यों से भूमि शब्द में किसे शामिल मानेंगे अपन? जिस पर या तो निर्माण हो चुका है या जो जलाच्छादित है। खाली भूमि को नगरपालिका अधिनियम के पर्पस से क्या नहीं मानेंगे अपन? नगरपालिका अधिनियम के उद्देश्य से हम उसे भूमि नहीं मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए आप, इसमें धारा 2 उपधारा 34 में नवीन जनगणना आंकड़े, लेटेस्ट सेंसस फिगर किसको कहेंगे? तो देखो, इस अधिनियम में नवीनतम जो जनगणना आंकड़े हैं उसका अर्थ अंतिम जनगणना से लिया जाएगा। किससे? अंतिम जनगणना के आंकड़ों से लिया जाएगा जिसके सुसंगत फिगर प्रकाशित कर दिए गए। सुसंगत फिगर का मतलब है कि जैसे हम आरंभ में इनको रफली कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनका अंतिम विश्लेषण करने के बाद जो आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं। तो जिस किसी भी जनगणना के सुसंगत या विश्लेषित आंकड़े अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिए जाएंगे उसे हम इस अधिनियम के उद्देश्य से नवीन जनगणना आंकड़ों में शामिल करेंगे या नवीन जनगणना के आंकड़े माने जाएंगे। जैसे अभी हमारे पास वर्ष 2011 की जनगणना के सुसंगत आंकड़े मौजूद हैं, जबकि जैसे ही 2021 के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए जाएंगे उसके बाद 2011 के स्थान पर 2021 के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के बाद उन्हें हम नवीन जनगणना आंकड़ों के रूप में स्वीकार करेंगे। तो नगरपालिका अधिनियम में अंतिम तौर पर जो सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए जाते हैं उस जनगणना को हम नवीनतम जनगणना आंकड़ों में स्वीकार करेंगे। क्वेश्चन देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009 के लिए वर्तमान में सुसंगत आंकड़े जिस गणना से लिए जाते हैं, तो इसका उत्तर अपने पास है वर्ष 2011 के सुसंगत आंकड़े हैं अपने पास। एक इसमें देखिए नीचे दिया हुआ है धारा 2 उपधारा 35, इसमें बासा या लोडिंग हाउस, बासा या लोडिंग हाउस। तो बासा या लोडिंग हाउस से क्या तात्पर्य है? तो देखो, बासा का अर्थ उस भवन के किसी भाग, देखो बासा में या तो भवन होगा या भवन का कोई भाग होगा, या कहने का मतलब पूरा भवन या भवन का कोई भाग हो सकता है, या भवनों का कोई समूह हो सकता है। कहने का मतलब भवन का कोई हिस्सा, पूरा भवन या भवनों का समूह किस में काउंट हो सकता है? बासा में काउंट हो सकता है। जिसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? जो तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की वास सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, बासा का संबंध किससे? केवल तीर्थ यात्रियों से। स्थायी निवास करने वाले निवास वाले भवन या भवनों के हिस्से को या भवनों के समूह को हम बासा में काउंट नहीं करेंगे। ये केवल किसके लिए यूज किया जाता है? तीर्थ यात्रियों के लिए। नोट, वास या अकोमोडेशन, देखो वास किससे बना है? वास या अकोमोडेशन अस्थायी निवास होता है, जबकि निवास क्या होता है? रेजिडेंस होता है। तो देखो, ये अस्थायी अकोमोडेशन है लोडिंग हाउस, जिसमें तीर्थ यात्री टेम्परेरी रुकते हैं। इसमें भवन का कोई हिस्सा हो सकता है, पूरा भवन हो सकता है, बहुत सारे भवनों का समूह हो सकता है। फिर देखिए, नगरपालिका अधिनियम में बास में शामिल है, तो देखो भवनों का समूह है, कोई भवन है, किसी भवन का कोई भाग है, तो ये तीनों ही फॉर्म जो है वो क्या हो सकती हैं? बासा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि अस्थायी तौर पर वो तीर्थ यात्रियों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर स्थायी रूप से हम निवास के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम क्या नहीं मानेंगे? बासा नहीं मानेंगे। नगरपालिका अधिनियम 2009 में बास का संबंध है, तो देखो स्थायी निवासियों से, अस्थायी निवासियों से, तीर्थ यात्रियों व यात्रियों से और विदेशियों से। तो ये देखो, यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के लिए
टेम्परेरी अकोमोडेशन या आवास सुविधा होती है। फिर धारा 2 उपधारा 36 में देखिए, ये ऊपर वाली धारा 2 उपधारा 35 है, ये धारा 2 उपधारा 36, इसमें सदस्य या मेंबर की बात की गई है। तो देखो सदस्य या मेंबर का मतलब है, जैसे नगर पालिका में 3 शब्द बताए मैंने आपको, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों संस्थाओं के जो वार्ड मेंबर होते हैं, क्या होते हैं वार्ड मेंबर, उनको हम क्या मानेंगे, मेंबर मानेंगे। तो देखो इस अधिनियम में सदस्य का अर्थ उस व्यक्ति से लिया जाता है जो किसी नगर पालिका का विधि पूर्वक सदस्य है। तो देखो यहाँ नगर निगम के लिए तो उसको कहेंगे निगम पार्षद, नगर परिषद के लिए कहेंगे नगर पार्षद, और नगर पालिक बोर्ड के लिए कहेंगे सदस्य। तो देखो नगर पालिक बोर्ड के मेंबर को कहते हैं सदस्य, नगर परिषद के सदस्य को कहते हैं पार्षद, और नगर निगम के सदस्य को कहते हैं निगम पार्षद। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसका सैंपल आपके सामने, नगर पालिक बोर्ड के सदस्य को कहा जाता है सदस्य, नगर परिषद के सदस्य को कहा जाता है पार्षद, ऐसे ही दे दिया कि नगर निगम के सदस्य को कहा जाता है निगम पार्षद। तो इस हिसाब से इस सवाल का जवाब ये है। तो इस नगर पालिक बोर्ड के स्थान पर नगर परिषद कर देंगे तो उत्तर ये हो जाएगा, और इसके स्थान पर नगर निगम कर देंगे तो निगम पार्षद हो जाएगा। ये इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए धारा 2 उपधारा 37, इसमें दूध या मिल्क, देखो डेयरी को अलग जगह परिभाषित किया गया है, ऊपर पिछली कक्षा में मैंने आपको डिस्कस किया था, और दूध को अलग जगह परिभाषित किया गया है। दूध को धारा 2 उपधारा 37 में परिभाषित किया गया है। इसमें देखो दूध में क्रीम, क्रीम युक्त दूध, क्रीम निकला हुआ दूध तथा विसंक्रमित शुष्क या सूखा और टोंड दूध आदि शामिल है। ये उस धारा में भी मैंने आपको बताया है। क्रीम दूध में है, देखो क्रीम दूध में है, क्रीम युक्त दूध भी दूध है, क्रीम निकला हुआ दूध भी दूध है, विसंक्रमित दूध भी दूध है, सूखा या शुष्क जैसे सूखा पाउडर आता है वो भी दूध में आएगा, और टोंड जैसे अपन थैली दूध की मार्केट से लेते हैं वो टोंड होती है, बिलोई हुई, टोंड का मतलब बिलोई हुई, जिसको मत कर मक्खन अलग किया हुआ होता है। तो ये सब दूध में है, क्रीम भी दूध में है, क्रीम युक्त दूध भी दूध में है, क्रीम निकला हुआ दूध भी दूध है, विसंक्रमित का मतलब पाश्चुरीकृत, और सूखा पाउडर फॉर्म में भी दूध है, और टोंड किया हुआ वो भी दूध है। तो दूध की कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 शब्द इसमें यूज किए गए। ठीक है, आगे देखिए नगर पालिका अधिनियम की धारा 2 उपधारा 38, उपधारा 38 में नगर पालिका लेखा निर्देशिका, म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल, नगर पालिका लेखा निर्देशिका का उल्लेख कहाँ है, धारा 2 उपधारा 38 में है। देखो ध्यान रखना है, उल्लेख उपधारा 38 में है, लेकिन इसको म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल को तैयार किस में किया जाता है, धारा 91 में तैयार किया जाता है। किस में तैयार किया जाता है, धारा 91 में तैयार किया जाता है। तो देखो नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका लेखा निर्देशिका में वह निर्देशिका आती है जिसे धारा 91 के तहत तैयार किया जाता है एवं संधारित किया जाता है। धारा 91 में ये निर्देशिका तैयार एवं संधारित करने की जिम्मेदारी, देखो ये बड़ी बात है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नगर पालिका लेखा निर्देशिका को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की है। राज्य सरकार इस नगर पालिका लेखा निर्देशिका को तैयार किस धारा में करती है, धारा 91 में करती है। इसे तैयार करने के साथ साथ संधारित मतलब इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, नगर पालिका की है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए इस निर्देशिका में नगर पालिका से संबंधित सभी वित्तीय मामलों और उनसे संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के विवरण का उल्लेख होता है। तो देखो नगर पालिका के सारे वित्तीय मामलों और उन वित्तीय मामलों से जुड़ी हुई समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख किस में होता है, इस नगरपालिका लेखा निर्देशिका में होती है। और ये लेखा निर्देशिका किसके द्वारा तैयार की जाती है, राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार इस लेखा निर्देशिका को किस धारा के तहत तैयार करती है, धारा 91 के तहत तैयार करती है। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें मैंने इस अधिनियम में आपको आज की इस कक्षा में बताई है। नेक्स्ट अपन आगे वाली कक्षा में देखेंगे। थैंक यू सो मच।